नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एफसीआई का जो आपका पेपर हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो वॉचमैन की जो भर्ती हुई थी हरियाणा के अंदर, तो उस पेपर के अंदर जो आपके पूछे गए थे, पहले जो रीजनिंग पूछी गई थी वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद रीजनिंग के बाद जो जीके का पोर्शन था वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कंप्लीट कवर करेंगे। रीजनिंग और जीके जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हो। एक बात तो एफसी पेपर के नाम से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोनों क्लासेस दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपकी वो क्लासेस रह गई है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि द रेशो ऑफ एज जो है ए एंड बी 2:3, यानी ए और बी जो है उनकी 8 वर्ष पहले उनका जो एज थी वो कितनी थी, ए और बी, इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है। पहले जो था वो 2:3 था। कब की बात है, 8 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद इसने बोला कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 5:7 कब की बात है, ये 4 वर्ष पहले की बात है। ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला कि अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, आज से 8 साल की बात। देखो ये कब की बात है, ये 8 वर्ष पहले की। ठीक है। ये आपकी कब की, ये 4 वर्ष पहले की। ठीक है, 4 वर्ष पहले। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह का एज का क्वेश्चन आए ना और जो रेशो में आपको चीज दे रखी हो, तो जो दोनों रेशियो है ना उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसे, जैसे इसके बीच में डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस है, नीचे 2 का, यहाँ पर 1 का। तो सबसे पहले में डिफरेंस इक्वल करना होता है। जब भी क्वेश्चन आए पहले इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करो। कैसे करोगे, देखो इसका डिफरेंस ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का 2 है, तो क्यों ना ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दें। तो क्या बन जाएगा इसका, ए और रेशो बी का कितना, 4 और 6, ये बना, नीचे बन जाएगा 5 और 7। ठीक है। अब देखो ऊपर भी 2 का डिफरेंस है, यहां पर भी 2 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो इसने क्या बोला, ये ऊपर वाली जो वैल्यू 8 वर्ष पहले की है, ये 4 वर्ष पहले की है। तो मतलब कितना डिफरेंस हुआ, ये देखो ना कितना डिफरेंस हुआ इसके बीच में, तो हुआ 4 साल का। ये तो 8 वर्ष पहले की बात है ना, और ये 4 वर्ष पहले की, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4 साल का। और यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, 1 का। तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकाल दो। इस समय हो जाएगी 20 साल और इस समय कितनी हो जाएगी, 7 चौके 28 साल। तो ये तो जो एज आ गई वो आ गई कब की, 4 साल पहले की। और इसने कब की बोला है, 8 वर्ष बाद, यानी कि आज से 4 साल पहले का अगर हम देखें, आज वर्तमान में हम खड़े हैं, 4 साल पहले देखें और आज से 8 साल के बाद देखें तो कितने का डिफरेंस है, 4 तो ये पहले वाले और 8 ये, कितने का, 12 साल का इसके अंदर डिफरेंस हो जाएगा। तो जोड़ो इसके अंदर कितना, 20 प्लस में 12 कितना हो गया, 32, और ये 12 कर दो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि रेशो जो बना वो बना 32:40, और 8 चौके 32 और 8 पंजू 40, 4:5 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, इसके अंदर बस डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, बाद में क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताओ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा होता है। अगर हम भाग करते हैं, देखो इस तरह से जब भी हम भाग करते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहां पर होता है ना वो आपका भाजक होता है, जो जिसको भाग करता है। यहां पर जो होता है वो आपका कौन सा, ये भागफल आता है। फल मतलब कि जो रिजल्ट आता है वो फल आता है, वो भागफल यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो यहां पर जो होता है वो भाज्य होता है, जिसको भाग करते हैं वो भाज्य है, और जो यहां पर जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, ये भाजक, बीच में भाज्य, इधर भागफल और इधर शेषफल। अब इसने क्या बोला कि भाजक जो भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, और आगे में भागफल दे रखा है कितना, 16। तो अगर ये 16 है, अगर ये 16 है और ये आपका कितना हो जाएगा भाजक, तो 16 का 25 गुना करो, कितना हो जाएगा, 16 का 25 का 150 और 25 और कितना 400। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 400। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, देखो यहां पर लिख लेते हैं, ये आपका 16 दे रखा है, तो ये कितना बना, 400 बना। उसके बाद इसने दे रखा जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है, मतलब शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब शेषफल इसका आध 5 से भाग कर देंगे, इसका मतलब जो शेषफल जो आएगा वो यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 5 गुना है। इसको मतलब इसको 5 से भाग कर दो तो जो शेषफल आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें भाज्य निकालना है, जो ये वाली वैल्यू है। तो भाज्य हम कैसे निकालते हैं, देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये बनता है। तो आपका भाज्य कैसे निकलता है, जब हमारे पास ये वैल्यू है, जब ये वैल्यू, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना, 2 गुणा 2 = 4, और प्लस में 1 शेष जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करो, कितना, 16 चौके 64, यानी 6400, और प्लस में ये 80 हो जाएगा।
6480 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका हो गया भाजक, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल। इसने बोला भागफल अगर 16 है, ये अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा इसका 25 गुना, तो ये बन गया 400 हमारी वैल्यू, भाजक बन गया 400, तो ये 400 है तो ये कितना हो जाएगा 6400 और प्लस में 80 हमारा जो शेषफल दिया गया है टोटल हो जाएगा 6480 रुपए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। और इसके अंदर एक चीज शायद कन्फर्म क्या, एक चीज के अंदर डाउट हो सकता है बस आपको, किसके अंदर की शेषफल इतना कैसे आया। तो शेषफल देखो, इसने बोला भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का अगर भाजक 5 गुना है तो इसको 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बन गया इसका राइट आंसर। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, उनके बीच का अंतर 115 है। तो 3:8 दे रखा, उनके बीच का डिफरेंस 115 है। यहां पर कितने का डिफरेंस है 5 का, तो 5 की वैल्यू 115 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितना 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 23, तो छोटी वैल्यू जो हो जाएगी 23 69 और बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 से गुणा कर दो। इसने क्या पूछा, छोटी संख्या कितनी 23 69, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक व्यापारी जो है मूल्य के अंदर 8% बड़ा नहीं देता, ये बट्टा देता है। बट्टा मतलब कि वो डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है इसके अंदर। ठीक है, तो जब उसने डिस्काउंट दिया 8% का, उसके बाद जो बिक्री मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस उसका जो है वो कितना हो गया 667 रुपए। अब देखो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, पहली बात 8% का उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद सेलिंग प्राइस उसका कितना 667 रुपए। सबसे पहली बात एक्स हमने मान लिया कौन सा, इसका मार्क प्राइस। डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस पे तो देते हैं। हम कोई मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर जो उसके ऊपर मार्क प्राइस होगा, जो उसके ऊपर मूल्य अंकित किया होगा, उसी पे वो डिस्काउंट देता है। चलो इस बार सेल चल रही है 10% का डिस्काउंट जो भी देता है, तो हमने मान लिया कि एक्स जो है वो आपका मार्क प्राइस है। ठीक है, ये मान लिया। तो एक्स के अंदर जब वो 8% का डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, तो मतलब कि 8% का डिस्काउंट देगा, तो हम ये मान सकते हैं कि 100 माइनस में 8% इसका, बटा में 100 तभी तो होगा उसका। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक्स का आपका 92% जो है इज इक्वल टू, इसने दे रखा है 667। जब हम डिस्काउंट करते हैं मार्क प्राइस पे तो हमारा सेलिंग प्राइस ही बनता है। तो यहां पर देखो एक्स इज इक्वल टू 667 बट्टा में 92 गुणा में 100। कट करो इसको, कितने पर जाएगा, अगर हम देखेंगे 4 पे जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 पर गया 25 पर, और 23 दूना कितना 46, कितना बचा 20, 207 और 23 नहीं में बन गया 207 है। ठीक है, तो कितना बना 29 गुणा में 25। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया, वो आ गया 29 गुणा में 25, ये आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको कट नहीं करना, क्योंकि इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि वो डिस्काउंट बताओ कितना बनेगा। तो डिस्काउंट इसी का 8% निकाल दो, कितना बनेगा 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि 29 दूना 58 रुपए का जो है वो डिस्काउंट दिया गया। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 संख्याओं का औसत 48 है, प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो ध्यान रखना एक चीज, जब भी औसत का क्वेश्चन आए और आपको एक चीज दे दे कि आपके सामने 12 संख्याओं का औसत कितना 48 है। ठीक है, तो अब हर एक 12 संख्या के अंदर अगर ये 12 ऐड कितने 11, अगर वो हर संख्या के अंदर अगर वो 11 जोड़ देता है तो एवरेज जो बनेगा उसके अंदर भी आप 11 जोड़ दो, तब बनेगा आपका एवरेज। अगर वो हर संख्या के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, अगर कह दे कि उसका एवरेज ये है और आपको हर संख्या के अंदर इतना जोड़ना है या इतना घटाना है, हर संख्या के अंदर घटा दिया जाए, मान लो कि 11 उसने घटा दिया तो एवरेज के अंदर क्या कर दो 11 उसमें से माइनस कर दो। अगर वो बोले कि हर संख्या के अंदर आपको 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है तो क्या किया जाएगा, एवरेज को भी 11 से गुणा कर दो। और अगर वो बोल दे कि हर संख्या को 11 से भाग करना है तो जो एवरेज होगा उसके अंदर क्या फर्क आएगा, एवरेज को भी 11 से भाग कर दो। ठीक है, जो बोले वो, अगर ये बोले कि प्रत्येक संख्या के साथ वो छेड़छाड़ की जा रही है तो वो एवरेज के साथ भी आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा 48 उसका एवरेज है, 11 से बढ़ा दिया गया प्रत्येक संख्या को, तो 48 और 11 59 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। ए का 60% बी है, तो ए का जो है वो 60% क्या दिया गया इज इक्वल टू बी का 30% के बराबर है। ठीक है, तो यहां से ए और बी आ गया। ठीक है, ए बट्टा बी कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा और कितना बनेगा ये 1/2 बना। इधर से आगे दे दिया कि b इज इक्वल टू सी का 40%, b इज इक्वल टू सी का 40%, परसेंट हटाकर नीचे 100 लगा दिया और ये c को इधर ले आओ, b बट्टा सी इज इक्वल टू 2/5 ये बना। इसने बोला कि x a का ये, यहां पर देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये देखना x इज इक्वल टू x
परसेंट ऑफ ए, यानी कि सी जो है वो ए का कितना परसेंट बनता है। यहां पे देखो जब हमारे पास ए की वैल्यू आई, बी की आई, सी की, ए की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी है 1 और 2, इसके अकॉर्डिंग कितनी है 2 और 5, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों के अंदर आपकी बी की सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब देखो इसने बोला कि C इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, सी जो है वो एक्स का कितना परसेंट है। देखो अगर ए 1 है तो सी आपका 5 है, मतलब 5 गुना इसका, 5 गुना का मतलब 500% बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर। इसने पूछा सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, C इज इक्वल टू 500% ऑफ ए बनेगा। कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या को 48 से गुणा करने पर वही गुणनफल मिलेगा जो 173 को 240 से गुणा करने पर मिलता है। तो देखो अगर इसने पूछा कि 48 के साथ मान ले कि हम x की गुणा कर देते हैं तो 173 को 240 से गुणा करेंगे में सेम चीज हमें मिलेगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 173 गुणा में 240 बट्टा में 48, तो कितना बनेगा 48 5 240 और कितना 17 5 85 और 3 5 15, यानी 850 और 15 865। ठीक है, गुणाई करनी है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी कि वो 10 मिनट के अंदर पहली बात 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन देखो किसके अंदर दिया गया, मीटर के अंदर दिया गया, तो हमें सबसे पहले मीटर और सेकंड पर काम करना है। इसका मतलब इसकी आपकी कितनी बनेगी, 10 मिनट की आपकी कितनी 600 सेकंड बनेगी। ठीक है, 12 किलोमीटर की 12,000 मीटर बनेगी। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं कितनी बनेगी। तो स्पीड कितनी बनेगी 12,000 मीटर बट्टा में 600 सेकंड, 20 से 20 6 दूनी 12 20, यानी कि उसकी स्पीड जो बनी वो 20 मीटर प्रति सेकंड जो उसकी स्पीड बन गई। इसने बोला कि टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है एक चीज ध्यान रखना है, अगर वो कोई भी ट्रेन है, मान लो ये पोल खड़ा है, एक पोल टेलीग्राफ पोल है, अगर ट्रेन आई यहां से, ठीक है ट्रेन आई, ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इंजन है ट्रेन का, ठीक है, तो जब ट्रेन यहां पर आएगी और इस पोल को पार करेगी, इसका मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब वो पोल को शुरू करेगी और जब इसका एंड पार्ट यहां से निकल जाएगा तब वो ट्रेन इसको पार कर लेगी। इसका मतलब ट्रेन जो है खुद की लेंथ को पार कर रही है, तो इसका मतलब 20 सेकंड 20 के अकॉर्डिंग 6 सेकंड में पार कर लेती है, टोटल जो हो जाएगी 120 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा 120 मीटर। पाइप पी जो 7 घंटे में एक टंकी को भर सकती है, पी जो वो 7 घंटे में अकेले एक टंकी को भर सकती है। पाइप क्यू जो उसी टैंक को 13 घंटे में, क्यू जो उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं, एक साथ 13 7 91, इधर बना 13 इधर बना 7। अब इसने बोला दोनों को मिलाओ, तो ये तो हो गया टाइम उनका, और ये जो आपकी आती है ना, ये क्या आती है एफिशिएंसी आती है कि वो कितना काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो दोनों को मिलाकर बताने तो P प्लस क्यू हमारा कितना 13 7, 13 प्लस 7 कितना हो गया 20। टोटल काम जो है, टोटल वर्क आपका ये होता है, तो टोटल वर्क आपका 91 बट्टा 20, 20 चौके 80 और कितना बचा 11 बट्टा 20। ठीक है, ये बन गया घंटे। अब हमारे पास ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग कैसा 4 से ही 11 बट्टा 20 मिनट। 20 के मतलब यहां पर इसको बनाओ, 20 का मतलब अगर इसको 60 बनाना होगा तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसीलिए इसको भी 3 से, मतलब कि 4 घंटे और 33 मिनट, 11 3 33। ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटे और 33 मिनट लगेंगे दोनों एक साथ जब चलाए जाएंगे एक टंकी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बाकी इसकी पीडीएफ देखो, हमारे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, रीजनिंग और जीके, तीसरा मैथ का कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और अभी इसको सेंड कर दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं वहां पे, और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहां पर जाकर। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप वीडियो आकर देख सकते हैं। 3 संख्याएं जो वो 2 3 4 के अनुपात के अंदर है, उनका एचसीएफ 12 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। कोई संख्या जो है वो 2 3 और 4 के अनुपात के अंदर है, उनका एचसीएफ कितना है 12। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसके अंदर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि 2 3 और 4 ये 3 संख्या है, इसके अंदर बताओ इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन तो आपका एक ही बनेगा ना, और तो कुछ कॉमन है नहीं इसके अंदर, तो इसका एचसीएफ इसके अकॉर्डिंग बन रहा है 1, लेकिन इसने बोल दिया कि इसका एचसीएफ है 12। 1 की वैल्यू 12, तो वो संख्या बनेगी 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, ये 3 संख्या बनेगी। अब इनका एचसीएफ भी निकालोगे तब भी आपका 12 ही बनेगा इसका। अब इसने बोला इसका एलसीएम बताओ कितना बनेगा, तो 24 36 और 48, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेना कितना बनेगा, निकाल लेना, चलो कमेंट कर देना 40 का। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बस हमें एलसीएम ही निकालना है। अभी वैल्यू हमारे पास तीनों की आ चुकी है, और
आंसर क्या आएगा बता देना। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना का समय लगता है तो धारा की गति जो है वो क्या हो जाएगी। एक शांत जल के अंदर उसने दे दिया, शांत जल के अंदर मतलब कि नाव की स्पीड दे दी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसने बोला कि जो धारा के साथ जाता है, पहली बात अगर वो धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ मतलब अगर पानी इसी डायरेक्शन में बह रहा है और जो नाव है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वो जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं हम डी, क्योंकि दूरी तो उतनी कवर करेगी ना ये, डी बट्टा में एक्स प्लस में वाई, यानी कि वो धारा के साथ जा रही है, इज इक्वल टू डी बट्टा में एक्स माइनस में वाई। एक्स माइनस वाई मतलब अगर वो धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाएगी तो जो पानी का बहाव है वो उसको क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, है ना, पानी की स्पीड। तो पानी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला कि यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने में 4 गुना का समय लगता है, तो इसके अंदर देखो 4 गुना का समय लगता है। इसके लिए हम किससे गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे तब हमारा टाइम बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब वो साथ जा रही है इसमें तो टाइम कम लग रहा है ना, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो x की जगह पे हमारा 6 है ना, क्योंकि हमारे पास दे रखी है इसकी वैल्यू, यहाँ पर भी x की जगह पे हमारा 6 है। अब इसको करो सोल्व, 4d बट्टा में 6 प्लस वाई इज इक्वल टू डी बट्टा में 6 माइनस वाई, डी से डी कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू में 6 माइनस वाई, और 4 6 के 24 माइनस में 4 वाई, कितना बनेगा इसका, तो यहाँ पे कितना 6 प्लस वाई हो गया, तो ये इधर आ जाएगा तो ये 5 वाई बना, इधर जाकर कितना बनेगा माइनस में जाने के बाद 18, तो y इज इक्वल टू 18 बट्टा 5, 5 3 15 और 3 बचा 5 6 के 30, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 41 क्वेश्चन का। तो हमारी क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई ना, किसकी, हमें यही तो निकालनी है इसके अंदर, मूविंग स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि किसकी, जो स्ट्रीम जो है धारा जो है उसकी स्पीड हमें बतानी है, कितनी हो जाएगी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बस जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 6 घंटे तक चलती है और दूरी हमें बतानी है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर दूरी बतानी है। तो अब वही बात होगी ना, जब भी क्वेश्चन आएगा यूनिट का खेल होगा सारा का सारा, ये सारी वैल्यू हमारे पास किलोमीटर के अंदर है, तो इसका मतलब हमें किसके अंदर, ये तो घंटे में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड से हमें किस में, घंटे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 जो दे रखा है 25 को किसके अकॉर्डिंग 18/5 से गुणा करेंगे। आपको पता होगा जब भी किलोमीटर पर आवर जो है उसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है, जब किलोमीटर से मीटर के अंदर जाते हैं। लेकिन जब मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर के अंदर जाते हैं तब किससे करते हैं, तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये आप सभी को पता है, क्वेश्चन भी हमने किए थे पहले भी इसके बारे में। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 5 5 25 और 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका आपका बनेगा, स्पीड आ जाएगी कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने बोला 6 घंटे चलेगा, तो 90 किलोमीटर स्पीड के अकॉर्डिंग अगर वो 6 घंटे चलेगा तो 6 नी में 54 540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर। यूनिट बस चेंज करी उसके बाद तो आंसर आपका आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 2 रुपए प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है, 2 रुपए प्रतिदिन, और वार्षिक ब्याज के अंदर इसने दे दिया 365 दिन होते हैं। अगर देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, हमें क्या निकालनी है, धनराशि निकालनी है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। इसने क्या दिया कि अगर हर रोज का 2 रुपए ब्याज बनता है तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना बना। जब राशि हमारी, जब हमारा ये वार्षिक दे रखा है, ब्याज की दर वार्षिक है, तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 365 के अकॉर्डिंग हर रोज के 2 रुपए लगते हैं, तो कितना 36 दूना 72 और 1 73, 730 रुपए का ब्याज बना 1 साल का, ठीक है। और अभी हमें निकालनी है किसकी, धनराशि निकालनी है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इधर रखो, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना 730, 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में टाइम हमारा 1 ही साल है, रेट हमारे पास 5% है, तो कितना बना, इसको करो सोल्व, 5 से करेंगे तो 5 से कम 5 और कितना 23, 5 के 20, 5 के 30, तो 146 गुणा में 100 बना 14,600 रुपए प्रिंसिपल बना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 43 क्वेश्चन का।
एक ट्रेन जो वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि 36 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। देखो एफसीआई का जो ये ओरिजिनल पेपर है, कहीं आप सोचो, क्योंकि इसके पेपर के अंदर ना देखने में थोड़ी दिक्कत थी, इसीलिए सारे क्वेश्चन जो वो इसके अंदर टाइप करवाए गए थे। तो यहां पर आप देख सकते हो ट्रेन से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन तो आपके आ चुके हैं, और सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 44 का सोल्यूशन करके बताना क्या रहेगा, बस ये चीज देखनी आपको, सिर्फ यूनिट का खेल है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, नेक्स्ट 45 देखो, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा कि किस तरह से होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन होगा। देखो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा ना वैसे लिखो, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, तो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य लिख लो, सेलिंग प्राइस लिख लो, ये किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यही तो दे रखा है इसने लाइन के अंदर, है ना। अब देखो यहां से आप निकालो एसपी, ये सीपी इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 50/40। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस बट्टा में सीपी इज इक्वल टू 5/4। सेलिंग प्राइस आपका 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको देखो 4 की चीज थी, 5 में बेची, 1 रुपए प्रॉफिट कितने पर हुआ। प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है हम किस पर करते हैं, सीपी पर, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू में 100 कितना बना, 25%। और 25% क्या हुआ, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हुआ उसको। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, ए का 12.5% आपका 55 है, तो ए का मान क्या होगा। ए का 12.5% 125/1000 कर दो, पॉइंट हटाकर नीचे लिख दे, इज इक्वल टू 55। तो ये आपका कितने पर जाएगा, 25 8 है 200, और 100 का 8 से 800, यानी 8 पर चला गया, 125 8 है 1000 हो जाएगा, और 8 इधर आके गुणा में हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 55 गुणा 8, तो 5 8 है 40, 5 8 है 40, 440 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 29 रुपए हो जाती है। देखो 8 वर्ष के अंदर 29 रुपए और 10 वर्ष के अंदर 3000 रुपए हो जाती है। तो 8 वर्ष में अगर वो 2900 है और 10 वर्ष में अगर वो 3000 है, मतलब इन 2 साल के अंदर उसको कितना ब्याज मिला है, तो 2 साल के अंदर 100 रुपए ब्याज मिला है। कितना, 2 साल के अंदर। और सिंपल इंटरेस्ट का आप सभी को पता है, हर साल ब्याज आपका सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, मतलब कि 2 साल का आपका 100 रुपए है, तो मतलब 50 रुपए आपका हर साल का ब्याज हो जाएगा। हर साल का ब्याज कितना, 50 रुपए। अब इसने क्या दिया कि 8 वर्ष के बाद 2900 रुपए है, मतलब इसके अंदर 8 साल का ब्याज भी जुड़ा है। तो यहां से सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल पूछा भी जा सकता है, इसके अंदर पूछा नहीं है वैसे मूलधन, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लो। देखो 8 साल के अंदर 2950 रुपए है, इसका मतलब हर साल 50 रुपए ब्याज हो रहा है। तो 8 साल का ब्याज घटा दो, कितना हो जाएगा, 50 के अकॉर्डिंग 8 पंजे 40, 400 रुपए ब्याज हुआ उसका 8 साल का। 8 साल के बाद 2900 रुपए राशि थी, 400 रुपए ब्याज हुआ, मतलब कि वो राशि थी कितनी, 2500 रुपए प्रिंसिपल था, तभी जाकर वो 8 साल के बाद 2900 रुपए हुई। अब उसका देखो प्रिंसिपल कितना, 2500 रुपए, 50 रुपए ब्याज, 2500 पर ब्याज हुआ, इंटू में 100 करोगे कितना, 25 दूना 50, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनती है, ब्याज की दर जो बनती है वो बनेगी 2%। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से भी विभाजित होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए, या तो आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन मतलब कि एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है स्पेशल लेना पड़ेगा। हम देखो एक तो एक्स वाले मेथड से देखते हैं, कोई सी संख्या में 2 अंक है, हम मान लेते हैं वो संख्या एक्स और वाई होती है ऐसे, ठीक है। यदि अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदल देते हैं, यानी कि ये जब एक्स वाई होती है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 24 है, 24 को कैसे लिख सकते हैं, 20 + 4। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 10x + में y लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अंकों का स्थान बदल दें, तो अंकों का स्थान बदल देंगे तो वो yx हो जाएगा, और yx को क्या लिखेंगे, 10y + x लिख देंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, 10x + में y + में 10y + में x, इनको जोड़ो क्या बनेगा, 10x ये हुआ, एक ये 11x + में 11y। तो इसके अगर आप देखोगे तो 11 इंटू में x + y बन रहा है। अब किससे भाग होगा ये, देखो जब 11 ही आ गया, इसका मतलब 11 से तो भाग होना ही होना है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा, देखो 2 अंकों की कोई भी संख्या उठा लो, हमने मान लिया चलो 10 ले ली, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या 10 ही बनती है, 10 होगी, और 10 का अगर उल्टा कर दो तो कितना, 1 बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा, 11, किससे भाग होगा, 11 से। अगला उठाओ,
11 उठा लो, 11 और 11 का तो आप सभी को पता है, 11 और 11 22, ये तो हो जाएगा। 12 उठा लो, 12 इसका उल्टा करेंगे तो कितना 21 बनेगा, दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा, जो आपका कितना इसका 33 बना, ठीक है 33। तो जब हम 12 और 21 को जोड़ेंगे 33 किससे भाग होता है, सिर्फ और सिर्फ 11 से। उसके बाद अगर हम देखेंगे आपका कौन सा बनेगा, 33 हुआ और 12 ले लिया, 13 ले लो, 13 प्लस में 31 जोड़ दो कितना बनेगा 44, 44 भी किससे भाग होता है 11 से। मतलब एग्जांपल ले सकते हो आप कोई भी, किसी तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ए और बी जो एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये हुआ, सबसे पहले निकालो टोटल काम कितना, एलसीएम कितना हो गया इनका 60, ठीक है। तो 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। यहां से आप देखोगे कि ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी और प्लस में सी प्लस में ए, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 और 4 10 और 3 13, ये एफिशिएंसी बनती है ना, अभी हमने पढ़ा एफिशिएंसी कितना बना 13 बना। यहां से आप देखोगे 2 ही ए है इसके अंदर, 2 ही बी है और 2 ही सी है, इज इक्वल टू 13 बन रहा है। यहां से आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2 आ गई है ना, यहां से 2 उधर गया। अब देखो अब यहां से हमें किसकी निकालनी है, सी के बारे में काम पूछा गया, तो इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 6 है। तो 6 जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 13/2 माइनस 6, यानी कि 13 माइनस में 12/2 इज इक्वल टू 1/2। सी की एफिशिएंसी जो आ गई वो आ गई आधी, मतलब कि 1/2। टोटल काम हमारा है 60, और 60 काम को 1/2 की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 120 दिन उसको लगेंगे किसको, सी को काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा कि सी वो काम करेगा 120 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 क्रमागत धनात्मक संख्या इजी करने के लिए क्वेश्चन हम मान सकते हैं, जैसे 3 क्रमागत दीर्घी मतलब लगातार संख्याएं, या तो अब x प्लस 1 और x प्लस 2 ले लो। अगर ये लोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम मान सकते हैं, अगर मानना ही है तो हम इजी क्यों ना माने, क्या मान सकते हैं। देखो हमने मान ली बीच वाली संख्या x है, इधर वाली x माइनस 1 है, इधर वाली x प्लस 1 है। क्या ये तीनों सीक्वेंस के अंदर नहीं है, बिल्कुल है। आप कोई भी उठा लो, अगर ये x है तो ये x माइनस 1, ये x प्लस 1। अब उसके बाद ये दिया तीनों का योग कर दो, इनका स्केयर कर दो, स्केयर करो। सबसे पहले क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस में 1 माइनस में 2x, इसका तीनों का क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ कर दो, प्लस में एक्स स्केयर। इधर इसका करोगे एक्स स्केयर प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है। ये इससे ये कटा, आपके सामने क्या बचा, एक्स स्केयर एक्स स्केयर एक्स स्केयर 3x स्केयर, ठीक है, प्लस में एक ये है एक ये है, प्लस में 2 इज इक्वल टू जोड़ दे रखा है हमें 365 यहां पर। तो 3x स्केयर इज इक्वल टू 365 में से 2 गया 363, और x स्केयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 363/3, मतलब कि 121। अब 121 हुआ, इसका मतलब x स्केयर इज इक्वल टू 121 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 11 आ गई, हमने 3 वैल्यू माने थे x माइनस 1 और x प्लस 1, इसकी वैल्यू आपकी 11 आ गई, तो इसकी आपकी 10 आ जाएगी, इसकी आपकी 12 आ जाएगी, आ गई तीनों की वैल्यू। अब देखो इसने बोला उन संख्याओं का योग कितना है, तो योग कर देंगे 10 20 और 30 और 3 33, इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। गुणनफल आपके सामने दे रखे हैं, 30 की पावर 7, 22 की पावर 7 और 34 की पावर 11। इनमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, प्राइम फैक्टर पूछे गए, कितने हो जाएंगे। देखो 30 की पावर 7, 22 की पावर 5 और 34 की पावर 11। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, पहले 30 के आपके अभाज्य गुणनखंड बनाओ, क्या बनते हैं, 30 के करेंगे तो 2, उसके बाद 2 3 6 और 6 5 30, 2 3 5 बने। वहीं से आप 22 के निकालोगे तो क्या बनेगा, 11 गुणा 2 ही बन सकते हैं। 34 के आप निकालोगे तो 17 गुणा 2 बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 5 इसकी पावर 7 इंटू में 11 गुणा में 2 की पावर 5 इंटू में यहाँ पर 34 को लिख सकते हैं 17 गुणा 2 की पावर 11, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 गुणा में 3 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 7 इंटू में 11 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5 गुणा में 17 की पावर 11 गुणा में 2 की पावर 11। अब देखो सबसे पहले 2 की पावर 7 ये है, 2 की पावर 5 ये है, 2 की पावर 11 ये है, कितनी हो जाएगी 7 और 5 12, 12 और 11 कितने 23, मतलब कि 2 की पावर हो गई 23,
ठीक है, इनटू में। उसके बाद 3 कितने हैं, 3 आपका एक ही है तो 3 की पावर 7, 5 कितने हैं तो 5 आपका एक ही है, 5 की पावर 7, 11 भी एक ही है, 11 की पावर 5, और 17 भी एक है, 17 की पावर 11। ये हो गए इसके गुणनखंड, मतलब 2 आएगा 23 बार, तो इसका मतलब 23 ये हो गया, ठीक है। प्लस में 7 मतलब 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 11 कितने, 19 और 11 30, और 30 और 23 कितने 53। तो टोटल जो है 53 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा तो ये टूट भी नहीं सकते ना, तो जितनी पावर है ये उतनी बार आएंगे, और इसका मतलब टोटल इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बन सकते हैं, पावर जोड़ दो 53 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको छांटनी है, कौन सी हो जाएगी। देखो अगर हम देखेंगे यहां से लग जाओ 10 चौके 40, ठीक है, 40 को अगर हम करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 40 5 है, ये तो 5 हो गया ना, 5 के बाद ये कितना, नहीं यहां पर देखोगे आप 40 चौके, यहां पर भी 160 आना चाहिए ना, और उसके बाद इसको 4 से किया, फिर 16 चौके 64, और 64 चौके कितना 256, ठीक है। गलत कौन सा हो जाएगा, यहां पे आना चाहिए था आपका 160, तब जाके ये इक्वेशन आपकी, ये सीक्वेंस आपकी कंप्लीट होती। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। मतलब कि कोई संख्या है, उसको 10% की, यानी कोई संख्या है 10% की हानि होती है, तो मतलब वो 90% है उसका, इज इक्वल टू कितना 240, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 240 गुणा में 100 बट्टा में 90 बना। काटने को कट कर सकते हो। अब ये हमारे पास उस संख्या का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया। मतलब कि सीपी आ गया, तो इसका मतलब इसने पूछा है कि उसको 20% प्रॉफिट पे बेचो, तो 120% उसका निकाल दो। 100 से 100 कटा, इससे ये 3 3 9, 3 चौके 12, 3 8 है 24, 8 चौके 32, 320 रुपए जो इसका वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बना इसका राइट आंसर 53 क्वेश्चन का। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा सा है, देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ डी एंड ई, यानी कि यदि डी और ई तथा ई और एच के औसत के मध्य अंतर 19 है, तो हमें डी और एच के मध्य का अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। देखो इसने बोला डी और ई का औसत, सबसे पहले डी प्लस में ई के मध्य का औसत कितना, औसत क्या होता है आपका एवरेज। मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो क्या इन दोनों का एवरेज नहीं आ जाएगा, आ गया ना। उसी तरह से ई और एच का एवरेज, ई प्लस में एच का एवरेज निकालो, बट्टा में 2 निकाल दिया। अब इन दोनों के मध्य का अंतर दे रखा है कितना 19, तो मतलब कि डी प्लस में ई बट्टा 2 माइनस में ई प्लस में एच बट्टा में 2 इज इक्वल टू 19 दे रखा है। क्या इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा, डी प्लस ई माइनस में ई प्लस में आपका एच, ये एच है यहाँ पे, इज इक्वल टू 19 दूना 38, 2 उधर चला गया। अब माइनस को जब हम हटाएंगे तो अंदर के आपके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब डी प्लस ई माइनस में ई माइनस में एच, इसका मतलब इससे ये कटा, इज इक्वल टू 38। तो देखो डी माइनस में एच इज इक्वल टू 38 आया। इसने क्या पूछा, डी और एच के मध्य का अंतर ही तो बताना है हमें, तो डी और एच के मध्य का अंतर कितना आ गया, 38 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है वो दे रखा है, इसका राइट आंसर बनेगा। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। 1 से 50 तक लिखोगे, देखो अगर हम 1 से 9 तक लिखेंगे तो कितने 9 ही अंक हमें चाहिए होंगे इस टाइम, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 50 तक मतलब कितने 41 अंक हो गए। 41 अंक में हर एक में आपके 2 डिजिट आते हैं, 41 दूना 82 और प्लस में 9, ये 41 दूना 82 प्लस 9 कितने 91। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, अनुक्रम की अगली संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस दे के इसको कंप्लीट करना है, क्या बनेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 26। देखो 1 गुणा 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, ये बना। उसके बाद 2 गुणा 2 प्लस में 1 कितना बना 5। उसके बाद 5 गुणा 5 प्लस में 1 कितना बना 26। उसके बाद 26 गुणा 26 प्लस में 1, 26 का स्क्वायर कितना 676 और प्लस में 1 बनेगा 677। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया कि 3, ये इसको ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है। 3√7 माइनस में 4√5 जो है, इससे आपका 5√7 और माइनस में 2√5 ये दिया गया कि ये कितना अधिक है। मतलब कि अधिक तो ये वाला दिया गया है, इससे ये कितना अधिक है ये पूछा गया, तो माइनस ही करना है, इसके अंदर तो कुछ नहीं। 5√7 माइनस में 2√5 और यहाँ पर माइनस 3√7 और ये माइनस करना है, तो इसका मतलब बस साइन का ही खेल है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जब ये साइन हम हटाएंगे मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का करो। 5√7 और 3√7 कितने बचेंगे
2√7, यहाँ पे -2√5 और +2√5, मतलब +2√5 बचेगा। इसका मतलब 2 कॉमन आ गया, √7 प्लस में √5 बनेगा। क्या है इसके बीच का डिफरेंस? इतना अधिक है, यही अपना राइट आंसर बना। कौन सा? इसका ये बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये v नहीं दे रखा, ये इसका क्या है, इस तरह से दे रखा है। पीडीएफ में भी आप ध्यान रख लेना इस चीज का, ये आपका स्क्वायर रूट है इसका। आगे 1000 और 2000 के बीच में कौन सी संख्या ऐसी है जो 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 हो? सबसे पहले देखो 30, 36 और 80 से आपको क्या करना है, इन तीनों का आपका एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो संख्या जो तीनों से भाग होगी वही तो आपका क्या बनेगा, एलसीएम ही तो निकलता है वो। इसका मतलब बाद में उसमें 11 जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले 30, 36 और 80 निकालो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 पे करो, 2 पे गया 15 और 18 दूनी 36 और 40, उसके बाद 2 पे करो कितना 15, 2 में 18 और ये 20, अब कितने पर जाएगा 3 पर, 3 5 15, 3 3 9 और ये तो 20 का 20 ही रहेगा, 5 पर जाएगा 1 3 और 4। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 4 3 12, 60 गुना 12 कितना, 12 6 के 72, 720 आ गया। अब 720 अपना एलसीएम आ गया, मतलब कि अगर 720 में 11 जोड़ देते तो वो संख्या हमारी आ जाती जो इसने बोला है। तो क्या इसके अंदर 731 है? नहीं है। इसका मतलब 720 का डबल कर दो कितना, 1440 और प्लस में 11 कर दो कितना, 1451। क्या 1451 है इसके अंदर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए वही इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% घोल और 40% घोल को आपस में मिलाना है। मिक्सर एंड एलिगेशन का जब भी आपके सामने 3 वैल्यू दे रखी हो एक ही चीज की और हमें क्या है उनका अनुपात निकालना हो, डायरेक्ट लगा दो मिक्सर एंड एलिगेशन। 3 वैल्यू है, 28% हमें बनाना है, एक 20 है, एक आपका 40 है, दोनों को मिलाकर 28 बनाना है। ठीक है, तो निकाल दो कितना बनेगा इसका, यहां पर 8 हो गया और कितना बनेगा इधर 40 में से कितना, ये 12 नहीं, कितना बना इसका 12 ही बन गया ना इसका। तो कितना बनेगा इसके अंदर, अगर आप देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। ठीक है, इसने बोला इन वट रेशियो वट शुड 20% एथेनॉल मिक्स्ड विद 40% सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 20% और 40%, 20% 40%, 3:2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, क्योंकि टोटल इसके अंदर 30 क्वेश्चन दिए गए थे मैथ के। निम्न व्यंजक को हल करना है। देखो 1 प्लस में 11, गुणा में 11, माइनस में 11, भाग में 11। जब भी क्वेश्चन आए आपको पता है बोर्ड मास का रूल हम लगाते हैं। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ, मतलब कि जो ऑफ दिया हो या का दिया हो, जैसे दिया होता है ना 25 का 10%, फिर उसके बाद का या ऑफ सोल्व करते हैं, उसके बाद डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब सबसे पहले क्या सोल्व होगा आपका डिवाइड करो कितना बना 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना 121 और यहाँ पर 1 ये बचा, 1 से 1 कटा कितना बचा 121 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़े बहुत लॉजिकल वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अपना काम था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करना। बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे इसके अंदर और जीके का जो पोर्शन था वो दोनों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी एफसीआई पेपर सॉल्यूशन के नाम से। उसके अंदर आपको तीनों क्लासेस मिल जाएगी और बाकी सिर्फ इंग्लिश का सॉल्यूशन बचता है, वो आप खुद ही कर लेना इसके अंदर देखकर। और अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट उसके आंसर शेयर कर दूंगा, आप खुद ही चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी, और उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट कर देना। वैसे तो सिंपल ही थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो कोई दिक्कत नहीं कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन ले लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। और सीईटी की तैयारी के लिए मैथ की आपको बताया, मैथ की एक मैराथन क्लास लगाई जा चुकी है जिसके अंदर आपके जितने भी एचएसएससी के 100+ पेपर हुए थे उसको डिटेल से हमने कवर किया है। और वो अगर आप देखोगे ना एचएसएससी का जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सीईटी ने जो सिलेबस जारी किया सेम वही सिलेबस एचएसएससी ने पूछा था पिछली साल, और वही सिलेबस जो है सीईटी का जारी कर दिया गया है। तो सेम सिलेबस है, क्वेश्चन आपको वही देखने वाले हैं। हो सकता है स्टेटमेंट चेंज हो, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपके वैसे ही मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।